हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 19 ऑफ अगस्त 2020 और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में 4 टॉपिक्स आज अपन डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है वो है रीथिंकिंग द सिटी, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक का जो मेन कंसंट्रेशन एरिया अगर आप देखो तो वो सिटीज़ ही हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 70% केसेस आर कन्फाइंड इन दिस सिटीज़। ठीक है, उनमें मेजर जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनकी बात करो, चाहे आप चेन्नई की बात कर लो, चाहे दिल्ली की बात कर लो, चाहे मुंबई की बात कर लो। ठीक है, तो केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और साथ में और भी बहुत सारे क्राइसिस, चाहे मालनरिशमेंट का हो, चाहे कंजेशन का हो, चाहे पॉल्यूशन का हो, वो और अदर क्राइसिस जो चलते रहते हैं वो भी यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे और किस तरीके से अपन ये क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके इन सारी इश्यूज़ को डील कर सकते हैं, वो बात करेंगे। दूसरा आर्टिकल, आरबीआई's डिलेमा। अभी अगस्त में रिसेंटली स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में मीटिंग हुई थी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी, तो उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव किया जा सके, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को क्या टारगेट दिया हुआ है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बेसिस पे आप काम करो। तो वो जो चैलेंजेस आए, साथ में आरबीआई के जो एक तरफ तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, दूसरी तरफ आरबीआई जो गवर्नमेंट के डेट को मैनेज करती है वो, और तीसरा करेंसी को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है आरबीआई, और साथ में जो सारा बॉन्डिंग सिस्टम होता है लिक्विडिटी को भी रेगुलेट करने की कोशिश करती है पूरी इकोनॉमी में। उसमें आरबीआई की जो फंक्शनिंग है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की डिमांड भी करता है ये आर्टिकल, ये भी अपन देखेंगे। थर्ड जो आर्टिकल है वो है न्यू पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। इसमें जो टीचर्स के ऊपर फोकस किया गया है कि कैसे करके टीचर्स को आप रेगुलेट करना चाह रहे हो, उनको क्वालिटी इंप्रूव करना चाह रहे हो जिससे कि आउटकम अच्छा निकले। तो यहाँ पर राइटर जो हैं वो खुद एक टीचर हैं और वो बता रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और किन किन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपको और क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, और एग्जाम्पल दिया जाता है फिनलैंड का, जो कि वर्ल्ड में द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, लास्ट आर्टिकल है सियोल, मतलब साउथ कोरिया का इंडो पैसिफिक रीजन में क्या रोल चल रहा है, क्या हो सकता है, पूरा आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। साउथ कोरिया का क्या हिस्ट्री रहा हुआ है, चाइना, यूएस, जापान, इनको लेकर के, और अभी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसमें इसका रोल क्या होना चाहिए। यहाँ पर राइटर कुछ सजेशन भी देते हैं। चलो ठीक है, तो पहला आर्टिकल अपन पिक करते हैं, रीथिंकिंग द सिटी। ये आर्टिकल लिखा है नैना लाल किदवई ने। देखो, कोविड-19 जो है इस पेंडेमिक ने एक चांस दिया है कि जो अभी तक रुके हुए जो भी एक स्टेप ले लेने चाहिए थे जिससे कि हम एक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज को अपन कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज को फेस करने के लिए, चाहे फ्लड इवेंट हो, चाहे इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन हो, इन सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं एक लॉन्ग होल्ड पे रखे हुए जो कदम थे, जो रीसेट्स थे, उनके ऊपर काम करने का कोविड-19 ने एक मौका दिया है। ये कहीं ना कहीं आज के टाइम पर ज़रूरत है कि हमें जो अर्बन इनइक्वालिटीज़ हैं उन पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत आ रही है, क्योंकि कोविड-19 सेंटर ज़्यादा कहाँ पर है, सिटीज़ में। राइटर आगे बताते हैं कि लगभग 461 मिलियन पीपल जो रिजाइड कर रहे हैं कहाँ पे, अर्बन सिटीज़ में। और अर्बन सिटीज़ की बात की जाए, मतलब अर्बन एरियाज़ की बात की जाए, तो इंडियन जीडीपी का लगभग 63%। तो ये चीज़ तो अपने को पता ही है कि अर्बन एरियाज जो हैं वो ग्रोथ इंजन है इंडियन इकोनॉमी की, अगर बात कर ली जाए तो। कहने का मतलब फ्रंट लाइन में है ये इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, और फ्रंट लाइन में है कहीं ना कहीं आगे अब पॉपुलेशन ग्रो भी कर रही है अर्बनाइजेशन की तरफ, और साथ में पेंडेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। साथ में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हॉस्पिटल्स के हाल ख़राब हो रहे हैं, उनकी कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से ओवरबर्डन्ड हॉस्पिटल सिस्टम हो रहा है, तो हेल्थ केयर प्रॉपरली डिलीवर भी नहीं हो पा रहा। 2/3 केसेस टोटल इंडिया के देखें तो मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में ही कन्फाइंड है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी अपन समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। तो उस वजह से वायरस के स्प्रेड को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी भरा हो रहा है, मतलब डिफ़िकल्ट सम हो रहा है। तो कोविड-19 क्राइसिस जो है ये कहीं ना कहीं एक डिमांड प्रेजेंट करता है कि इंडियन सिटीज़ के बारे में आप पर्टिकुलरली फिर से सोचो और नए तरीके से, नए सिरे से आप कुछ जो कमियां रह गई हैं उनको ओवरकम करो, क्योंकि एक 152 टू 216 मिलियन पीपल जो हैं वो पूरी जो 461 मिलियन पॉपुलेशन अपन ने सिटीज़ की देखी, उनमें से 152 261 मिलियन पीपल जो हैं
वो इनफॉर्मल हाउसिंग में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, जहाँ पर वाटर पाइप मतलब पाइप वाटर भी अवेलेबल नहीं है, और साथ में उनके पास में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, और जिसमें कि आज कोविड-19 को अगर अपने को कंट्रोल करना है, जिसमें अपन बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल होगी? जब पानी आता है, वहाँ पर टैंकर आते हो, तो लंबी लंबी लाइनों में लोगों को लगना पड़ता है, और लंबी लंबी लाइनों में जगते हो, मारामारी रहती है पानी की। जब फाइट होती है पर्टिकुलर पानी की डिमांड के लिए, तो अपन कैसे उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं, जो कि मेन बेस है सेल्फ आइसोलेशन कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए। तो ये अपने आप में एक चैलेंज बन के आता है। तो गवर्नमेंट को अपनी प्रायोरिटीज़ फोकस करनी चाहिए बेसिक नीड्स में, और उन बेसिक नीड्स में सबसे पहली चीज़ है ड्रिंकिंग वाटर अवेल कराओ, और साथ में स्लम्स में जहाँ पे ज़्यादा कंजेशन है वहाँ पर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को आप अवेल कराओ। तो यहाँ पर जो राइटर है वो फिक्की से एसोसिएटेड है, तो वो बोल रहे हैं कि फिक्की का एक वाटर मिशन हमने चला रखा है, जिसमें हम वेस्ट वाटर और ग्रे वाटर को रीयूज़ करने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्कैर्स रिसोर्स वाटर है उसको कंजर्व करने में एक ये अहम मुहिम है। इट इज़ अ राइट स्टेप टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्स, ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमें पानी की सप्लाई के साथ में हमें फूड एंड न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। फूड और न्यूट्रिशन के बारे में अपन एक आर्टिकल कल ही अपन ने 18 अगस्त की जो डिस्कशन थी उसमें बात की थी, किस तरीके से टैकल किया जा सकता है कम्युनिटी बेस्ड जो एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो रीजनल बेसिस पे अपनी आप एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकती है, जिसमें नेशनल गवर्नमेंट जो फ्रेमवर्क डिक्लेयर कर सकती है, वो सारी चीज़ें अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो साथ में फूड इनसिक्योरिटी इस लॉकडाउन की वजह से और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रही है। लगभग 15.1% अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन की बात की जाए तो 15.1% तो इंडिया में रह रही है, और उसमें भी मेनली कन्फाइनमेंट होता है इनफॉर्मल वर्कर्स में, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में उनके पास में कहीं ना कहीं चॉइस ही नहीं बची है कि वो कैसे अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड फर्दर कर सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने वैसे तो असर्ट किया, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत में उसके अंडर में जो लोग थे, जो डाउन ट्रॉडन सेक्शन थे, माइग्रेंट्स थे, जो अपनी जॉब को छोड़ करके, काम को छोड़ करके, वेज लेबर को छोड़ के गाँव की तरफ चले गए हैं, तो उनको फूड अवेलेबिलिटी इंश्योर की गई है। तो उसको आप कंटिन्यू रखो, या तो फ्री या फिर अफोर्डेबल प्राइसेस में, जो कि गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है। अपने को ध्यान है, इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। साथ में अगर अपन बात करें, स्लम्स को डीकंजेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपनी जो कोविड-19 की जो डिमांड है कंट्रोल करने की, वो क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग। तो डीकंजेशन आपको करना ही पड़ेगा, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन जो ऑलरेडी अपना चलता आ रहा है इंडिया में, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग टूल साबित हो सकता है कोरोना वायरस के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए। अगर ये कोरोना वायरस या कोविड-19 का आउटब्रेक 2014 जब स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ उसके पहले होता, तो क्या हाल होता? जब 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज यूज्ड टू डेफिकेट इन ओपन डेफिकेशन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। तो उस टाइम पे अगर होता तो आज से भी बुरे कंडीशन देखे जा सकते थे। साथ में उस टाइम पे न तो हैंड वॉशिंग की जो एक एक्टिविटी थी या हैबिट थी, वो भी इतनी ज़्यादा एक तरीके से इंटेंसिफाइड नहीं थी। आज तो चलो हाइजीन के लिए सब लोग एक तरीके से इंश्योर्ड हैं या फिर कहीं ना कहीं डेडिकेटेड हैं, तो कंट्रोल जो हो पा रहा है वो सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था 2014 से पहले ऑल ओवर इंडिया। अब तो चलो ठीक है, स्लम्स की ही अपन पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो द इंडियन सैनिटेशन कॉलिशन है वो कंटिन्यू कर रहा है इस काम के ऊपर कि स्वच्छ बिहेवियर मतलब हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करना, जिसमें लगातार हाथ धोना, रेगुलर हैंड वॉशिंग करना और ओपन पब्लिक प्लेसेस पे स्पिटिंग नहीं करना, साथ में वेस्ट को सेफली मैनेज करना, जिससे कि ये बीमारी जो है कोविड-19 इन्फेक्टेड जो पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो जो मेडिकल इक्विपमेंट्स उनके साथ यूज़ हुए हैं तो उनको प्रॉपरली हैंडल करना, टॉयलेट्स के यूज़ को प्रमोट करना। तो कहने का मतलब हाइजीन और हेल्थ के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो जो अनलॉक फर्स्ट अभी फेज चल रहा है, अभी तो सेकंड शुरू हो गया, उसमें स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जो है उसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छे फुल स्विंग पे शुरू हो चुकी है। उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी शुरू हुआ है अंडर द स्कीम विच इज़ गरीब कल्याण रोजगार योजना। इसमें क्या हुआ, माइग्रेंट वर्कर्स को जो वापस अपने घरों पे पहुंच गए उनको काम दिया जा रहा है। तो हमें यहाँ पर टारगेट करने की ज़रूरत है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हम इन दो स्कीम्स के अंडर में या जल स्वच्छ भारत मिशन और
गरीब जल जीवन मिशन के अंडर और साथ में गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अगर कुछ एक्टिविटीज़ अगर परफॉर्म करवा रहे हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इंक्रीज करवाई जा रही है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना चाहिए मॉडर्न बिल्डिंग्स के ऊपर, स्ट्रीट्स पे सीवेज ट्रीटमेंट और वाटर सप्लाई सिस्टम के ऊपर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। हाँ, इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में कहीं ना कहीं सीमेंट की ज़्यादा डिमांड होगी, और सीमेंट की अगर बात की जाए तो ग्लोबल कार्बन एमिशन का लगभग 7% तो सीमेंट इंडस्ट्री से ही होता है। तो हमें कहीं ना कहीं सीमेंट इंडस्ट्री में भी इनोवेशन की ज़रूरत है, जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट को अपन रिड्यूस कर सकें, और साथ में जो बिल्डिंग्स हैं उनकी डिज़ाइन को, उनके कंस्ट्रक्शन को भी हमें नए सिरे से और नए तरीके से बनाना चाहिए, जिससे कि ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल पे अपन रिलाई कर सकें, और ये कार्बन एमिशन जो एक तरीके से क्लाइमेट चेंज की तरफ अपन बढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, उसको अपन डिसलरेट कर सकें, उसकी स्पीड अपन कम कर सकें। साथ में बिल्डिंग डिज़ाइन के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो बिल्डिंग जो है वो इस तरीके से बने जो इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली एक तरीके से कहीं ना कहीं वायबल हो, सेंसिबल हो, सेंसिटिव हो। बिल्डिंग डिज़ाइन जो है वो केवल यही नहीं कि आप यहाँ से कार्बन एमिशन कम कर रहे हो तो वो हो जाएगा, इसके साथ में एयर कंडीशनिंग की डिमांड भी कम हो जाती है। जब एयर कंडीशनिंग की डिमांड कम होगी तो और ज़्यादा पावर अपने एक तरीके से बचेगी। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या होगा कि कैसे भी करके क्लाइमेट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और जो आप एक्टिविटीज़ रिवाइव कर रहे हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमें जो ऑलरेडी चल रहे इश्यूज़ हैं, फ्लड्स की बात करो, चाहे लैंडस्लाइड्स की बात करो, या फिर सीवरेज चॉकिंग की बात करो, वो सारी चीज़ों को भी अपने ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि इंडियन कंपनीज जो हैं, सीमेंट कंपनीज, वो अपने आप में वर्ल्ड में लीडर साबित हो रही हैं कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में, ये एक अच्छा साइन है। साथ में हमें इन चीज़ों के लिए और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर सकें। लास्ट में राइटर एक चीज़ कह रहे हैं कि कैसे भी करके हमें लोगों की ज़िंदगी को बचाना है और लोगों की ज़िंदगी को फिर से एक तरीके से बूस्ट करना है, तो हमें एयर पॉल्यूशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2/3 ऑफ ग्लोबल एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन डेथ देखी जाए तो वो फॉसिल फ्यूल की वजह से होती है। तो आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब जितनी भी एयर पॉल्यूशन की वजह से डेथ होती है उसमें 70% के लगभग किससे होती है? फॉसिल फ्यूल बर्निंग की वजह से। तो इस तरीके से हमें कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च अभी रिसेंट हुई है उनमें एक चीज़ निकल के ये भी आई है कि जहाँ पर एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पर कोविड-19 इन्फेक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल में रहे। एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इंडिया ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रहा है। इंडिया इज़ ऑलरेडी डूइंग इट्स बिट इन दिस डायरेक्शन कि रिन्यूएबल एनर्जी में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और पिछले 3 सालों की बात करें कंसेक्यूटिवली तो रिन्यूएबल एनर्जी में फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इस ट्रेंड को हमें मेंटेन रखना पड़ेगा जिससे कि इस पेंडेमिक को प्रॉपर्ली अपन टैकल कर सके। ये टाइम रीथिंक करने का है कि इंडिया जो वर्ल्ड में केवल 2% मोटर व्हीकल की पर एक तरीके से पूरी नंबरिंग अपने पास में रखता है, होल्ड करता है, जबकि रोड ट्रैफिक डेथ्स की बात की जाए तो 11% है। तो कहीं ना कहीं हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अभी फुल अपनी पोटेंशियल पे नहीं चल रहा है वहाँ पर हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। कोशिश ये करनी चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट हो और साथ में नॉन मोटराइज जैसे कि बाइसिकल ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा प्रोमोट हो जाएगा, एफिशिएंट होगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। क्यों आज लोग अपने खुद के प्राइवेट व्हीकल्स में क्यों जाते हैं? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है, वो पूरा प्रॉपर्ली, एफिशिएंटली, एक्यूरेटली और हाइजीनिकली या फिर साफ सुथरा नहीं है या फिर एक्यूरेटली काम नहीं करता। तो वो जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को हमने ध्यान रखना है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एम्फसाइज करके और उसको इंप्रूव करना है, और साथ में नॉन मोटराइज जैसे कि बाइसिकल ट्रांसपोर्टेशन को हमें एनहेंस करना है। अब यहाँ पे नॉन मोटराइज सेक्शन की बात इसलिए कर रहे हैं कि नॉन मोटराइज सेक्शन जब भी काम में आता है, जब भी आप इसको रिवाइव करते हो तो नई अपॉर्चुनिटी खुलेंगी, जॉब्स बनेगी। और दूसरे कंट्रीज़ के बेसिस पे अगर अपन उनके एविडेंसेस को देखें तो जब भी नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट किया गया तो वहाँ पर जॉब क्रिएशन ज़्यादा हो पाया है एज़ कम्पेयर टू रोड और मोटरवेज में इन्वेस्टमेंट अगर करें तो। ठीक है, तो लॉन्गर टर्म में अगर हमें देखना है तो रोड्स को सेफ बनाना है तो दोनों चीज़ें की जा सकती है। नंबर 1 कि हमें नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई करना, और दूसरी चीज़ हमें रोड्स को ज़्यादा सेफ बनाना है जिससे कि जॉब भी ज़्यादा क्रिएट हो और लाइफ भी सेव हो सके। इसी तरीके से
जो आजकल ट्रेंड चल चुका है वर्क फ्रॉम होम का, उसके लिए हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है। हमें इसके साथ में आगे देखें कि जो वर्किंग कंडीशन है या लिविंग कंडीशन है उनको भी अच्छी करने की ज़रूरत है। जहाँ पर 90% ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनसे अगर सर्वे किया गया सिटीज़ में, तो इन्होंने बताया कि हमें इम्प्रूव्ड क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है। और उन 90% में से 2/3 इतने थे कि उन्होंने कहा कि अगर स्ट्रिक्टर रेगुलेशन भी लेने की ज़रूरत हो तो स्ट्रिक्टर स्टेप्स भी लो, जिससे कि कैसे भी करके एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हो, क्योंकि दिल्ली जैसी सिटीज़ में बहुत बुरे हाल हैं। और वैसे भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स और इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडेक्सेस निकलते हैं उनके अंदर इंडिया की 20 में से 14 सिटीज़ का तो नाम आता ही रहता है कि हाईली पॉल्यूटेड सिटीज़ में इंडिया की 14 आउट ऑफ 20। इट्स अ बिग डील, ठीक है, समझ गए, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ये। तो ये अपने आप में इन चीज़ों को टैकल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस टाइम पे हमें टाइम और पॉलिसी दोनों को कहीं ना कहीं लोगों की डिमांड के हिसाब से हमें डायरेक्ट करने की ज़रूरत है। और इस इमरजेंसी केस को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए, जिससे कि एयर पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा तो पेंडेमिक भी अच्छे से कंट्रोल हो पाएगी। क्योंकि रिसर्च क्या बता रही है कि जब एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो पेंडेमिक ज़्यादा ग्रेवली इफेक्ट कर रही है लोगों को, ठीक है। तो हमें हैंड इन हैंड ध्यान देकर के क्लाइमेट क्राइसिस को भी टैकल करने की ज़रूरत है। लास्ट में राइटर ये कह के कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि हमारी सिटीज़ जब थ्राइव करती हैं, जब प्रोग्रेस करती हैं, तो कंट्री भी प्रॉस्परस होता है। और अगर आप लो कार्बन मेजर्स की बनाने की कोशिश करते हो तो लगभग ग्लोबली $23.9 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें यहाँ पर एक करेज दिखाने की ज़रूरत है, एक विज़न लेके चलने की ज़रूरत है, जिससे कि हमें इस टारगेट को अचीव करने में आसानी हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि हमें सिटीज़ के गवर्नेंस मॉडल को फिर से रीथिंक करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा, नए तरीके से काम करना पड़ेगा। और हमें जो कमियां हैं उनको रेक्टिफाई करते हुए कोविड-19 क्राइसिस को भी धीरे धीरे ख़त्म करने की ज़रूरत है, जो कि अपने आप में एक लॉन्ग होल्ड ओवरड्यू था। बहुत दिनों से जो चीज़ होनी चाहिए थी वो अब करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो चलिए, आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल, आरबीआईज डिलेमा। ये आर्टिकल लिखा है ईशान बख्शी ने। कंटेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उन्होंने ये जो अभी फ़िलहाल जितना भी प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमिक स्लो डाउन में स्पीड चल रही है कंटिन्यूसली, और कोविड-19 पेंडेमिक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने अलग अलग जो डोमेन थे उनमें अलग अलग कदम उठाए हैं। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि जो प्रीवियस एक्टिविटीज़ आरबीआई ने परफॉर्म की हैं वो उन डोमेन को हम अलग अलग समझे तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है, और आरबीआई को कहीं ना कहीं एक दुविधा में फंसा हुआ समझा जा सकता है कि किस तरीके से टैकल किया जाए। जैसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक तरफ है तो दूसरी तरफ आपको ग्रोथ मैनेजमेंट करना है, एक तरफ आपका डेट मैनेजमेंट है तो दूसरी तरफ करेंसी मैनेजमेंट है। तो कहने का मतलब इन चारों के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रहा है। और ये जो एक तरीके से लिमिटेशन है आरबीआई की एक्टिविटीज़ की, ये एक्सपोज हो गई प्रीवियस सारी एक्टिविटीज़ में। अगर कोविड-19 देखो, कोविड-19 अपने आप में गजब का डिसरप्शन आया है हर एंगल से, सोशली, रिलीजियसली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, इंटरनेशनली, हर जगह पे डिसरप्शन। ये अपने आप में एक वाटरशेड इवेंट रहेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। जब भी बात होगी, वर्ल्ड वॉर्स के बाद में ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन कि मॉनेटरी पॉलिसी की सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे राइटर कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको टारगेट दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि आपको इन्फ्लेशन टारगेट करके चलना है 4 ± 2% पे, मतलब मिनिमम 2% से लेके 6% तक आप टारगेट करके चलो, इन्फ्लेशन को इस रेंज में अपने को होल्ड करके रखना है। और फरवरी 2019 से अगर देखें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो उसका टारगेट ये रहा है कि जो कैसे भी करके जो ग्रोथ है उसको रिवाइव किया जाए। ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए मनी को इन्फ्यूज करना मार्केट में। तो उसके लिए क्या कर दिया, जो बेंचमार्क रेपो रेट है उसको लगभग 250 पॉइंट से रिड्यूस कर दिया आरबीआई ने। क्यों? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम लेंगे, आरबीआई क्या है, रेपो रेट से इंटरेस्ट रेट लेता है बैंकों से, और रिटेलर जो बैंक हैं, कॉमर्शियल जो बैंक्स हैं, वो फिर कंज्यूमर से लेते हैं। जब इंटरेस्ट रेट आरबीआई कम कर देगा तो वो भी इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, तो कंज्यूमर के पास में पैसा ज़्यादा होगा खर्च करने के लिए। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइव होंगी। तो ये चीज़ों पर काम कर रही है आरबीआई लगातार। पर जो अगस्त में, जो अभी रिसेंट 2020 अगस्त में जो मीटिंग हुई है,
उसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को कहीं ना कहीं साइड में रखा है और ध्यान दिया है किस पे, स्टेटस को, कि बिना कोई और रिडक्शन के रेपो रेट में टारगेट यही रखा है कि इन्फ्लेशन को हमें ध्यान में रख के आगे चलना है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है यहाँ पे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसका टारगेट ये है कि हमें शॉर्ट टर्म के अंदर इन्फ्लेशन कंसर्न को ध्यान रखना है या फिर ग्रोथ कंसिडरेशन के बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है, तो इन दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की ज़रूरत यहाँ पे राइटर सवाल उठाते हैं कि किस तरीके से करोगे। अगर अपन इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री को समझें और कोविड-19 के टाइम पे अगर देखें कि इन्फ्लेशन हो रही है या डिफ्लेशन हो रही है, तो इस चीज़ को बड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। अभी आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह ये नहीं है कि डिमांड बढ़ चुकी है, नहीं जी। शॉर्ट रन रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ी है सप्लाई डिसलोकेशन की वजह से, क्योंकि अपन ने कल ही आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो उस केस में सप्लाई चेन कहीं ना कहीं डिसरप्ट हुई है। तो वहाँ पर अगर सप्लाई नहीं हो रही है तो क्या होगा, डिमांड तो जितनी है उतनी तो बनेगी, तो उसमें डिमांड में ही अगर सप्लाई प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो पा रही तो महंगाई बढ़ रही है। तो ये शॉर्ट रन इन्फ्लेशन ही है, ज़्यादा नहीं है। जबकि डिफ्लेशनरी एक्टिविटी आप देखोगे तो मीडियम टर्म में दिख रही है, क्योंकि लोगों के पास में पैसा ही नहीं है, डिमांड नहीं है, और डिमांड अगर फॉल कर रही है वो भी मीडियम टर्म में, तो दैट इज डिसइन्फ्लेशनरी एक्टिविटी। तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच में आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ये चीज़ यहाँ पे बनाते हैं। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी है दैट बिलीव कि जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है वो कंटिन्यू बना रहेगा, जबकि ये जो आप टारगेट दे रहे हो तो ये इन्फ्लेशन का जो है ये तो शॉर्ट टर्म है। एक बार सप्लाई चेन वापस से रिवाइव हुई नहीं कि फिर बाद में आपको पता पड़ेगा डिसइन्फ्लेशनरी आपकी ट्रेंड शो होती रहेगी। तो इस चीज़ को ध्यान में देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो रही है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि एक रिटेलर के बेसिस पे, रिटेल प्राइसेस के बेसिस के ऊपर इस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है, ये कहीं ना कहीं राइजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स ये अप्रैल से ही डाउन मतलब नेगेटिव में दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे कंपेयर करो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कब बढ़ सकता है। देखो होलसेल में अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, होलसेल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बल्क में, तो वहाँ पर क्या होगा, डिफ्लेशनरी काम होगा कि नहीं, डिसइन्फ्लेशनरी काम होगा कि नहीं, तो ऑटोमेटिक होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिविटी में मतलब डाउन होना शुरू हो जाएगा। जबकि यहाँ से होलसेल वाला जो काम हो गया, एक बार स्टॉक में ले लिया होलसेलर्स ने, अब वो रिटेलर्स के पास में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होने की वजह से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दैट कंडीशन विल फोर्स सीपीआई टू गो अपवर्ड। तो इस वजह से सीपीआई धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से ये सिचुएशन बन रही है। तो कहने का मतलब केवल और केवल सप्लाई चेन की डिसलोकेशन की वजह से ये आपको डिस्पैरिटी शो हो रही है। अब जो टारगेटिंग हो रही है अपनी, वो किसकी हो रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की होती है। आजकल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है तो किसके बेसिस पे करती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे ही करती है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर अपने को समझने की ज़रूरत है कि जो इन्फ्लेशन है वो टेम्परेरी है, जबकि जैसे ही ये डिसरप्टिव इफ़ेक्ट है कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से जो डिसरप्शन आया है वो जैसे ही रिमूव होगा तो आपको डिसइन्फ्लेशनरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा दिखेंगी, मार्केट में डिमांड बहुत कम होने वाली है। तो मॉनेटरी पॉलिसी से ये सपोज किया जाता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फॉरवर्ड लुकिंग एटीट्यूड रखे और बैलेंस स्टैब्लिश करे कि डिसइन्फ्लेशनरी जो है वो जो ये ट्रेंड आपको मीडियम टर्म में दिखाई देगा, जबकि इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म का ही है। तो आप ये करंट स्पाइक को देखकर जो एक्टिविटीज़ या जो भी आप कदम उठा रहे हो, जो भी स्टेप्स आप ले रहे हो, उनको एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। क्योंकि आप इस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, आपने इंटरेस्ट रेट डाउन की, तो इंटरेस्ट रेट जो रेपो रेट थी उसको आपने डाउन किया, पर उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसमें ट्रांसमिशन ऑफ द रेट कट्स इज़ वेरी स्लो। आरबीआई अगर रेट कट कर रही है तो कंज्यूमर तक उस रेट कट का बेनिफिट पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाता है। दूसरी चीज़, आपको कहीं ना कहीं फर्दर ईजिंग करने की ज़रूरत है।
तो टेंशन यहाँ पे क्या आ रही है, फर्दर ईजिंग का मतलब ज़्यादा मनी, मतलब आप जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहे हो तो उसके लिए हमें ज़रूरत ये है कि इकोनॉमिक कोलैप्स ना हो। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान में रख करके पैसे को ज़्यादा इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत है मार्केट में। आरबीआई के अंदर एक्टिविटीज़ अगर देखी जाए तो लोअर रेट कभी भी करते हैं तो इससे क्या होता है, लोन सस्ते में मिलता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन अवेल कराते हैं। तो कहने का मतलब आरबीआई को डर ये है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, पर ये इन्फ्लेशन का टारगेट आप कर रहे हो ये बिल्कुल मिसप्लेस्ड है। और अभी क्या है, डिमांड में फॉल ज़बरदस्त है, इसको आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर अपन कंसिडर करें कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, जो ट्रेंड दिखा रहे हैं, ये जो सेकेंड हाफ के बेसिस पे आप कर रहे हो, कहने का मतलब आप कुछ महीने आने वाले जिसमें आपकी इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ रही है उसको देख करके आप लॉन्ग पीरियड में जो आपका टारगेट है कि हमें इन्फ्लेशन को स्टेबल करना है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो लोअर लिमिट है 2% ऑफ इन्फ्लेशन, वो उससे नीचे भी तो नहीं जाना चाहिए। पर अभी तो आपको इन्फ्लेशन दिख रही है, पर लॉन्ग टर्म में तो डिसइन्फ्लेशन होने के स्कोप दिख रहे हैं। तो ये जो चीज़ है आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ में करंट मॉनेटरी पॉलिसी जो है उनको अपनी अप्रोच में डाइवर्सिटी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो कन्वेंशनल ईजिंग कर सकते हैं, कन्वेंशनल ईजिंग का मतलब क्या क्या है, देखो, एक तो रेपो रेट को रिड्यूस करना, रिवर्स रेपो रेट को रिड्यूस कर देना। तो इससे क्या होगा कि कन्वेंशनल रेपो रेट्स जो हैं उनको अगर आप रिड्यूस करते हो तो लोगों को क्या होता है, कम ब्याज देना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करोगे। तो यहाँ पर एक लिमिट आ गई कि एक लिमिट जो फिक्स हो चुकी है, जो प्रीवियस जो मीटिंग हुई थी अगस्त से पहले क्वार्टर में, जिसमें 250 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया गया था, वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं अब अपने आप को लिमिट्स में पा रही है। अब आरबीआई के पास में ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं है, ज़्यादा स्कोप या टूल्स नहीं है जिसके बेसिस पे मॉनेटरी एक्टिविटीज़ को और अच्छे से परफॉर्म करें। तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी की इनएफिशिएंसी को यहाँ पे एक्सपोज कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट देने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं कि यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी इनएफिशिएंटली वर्क कर रही है। तो यहाँ पर हमें कुछ और रेंजेस ऑफ पॉलिसी लीवर अवेलेबल कराने चाहिए, कुछ और टूल्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को देने चाहिए, जिसके बेसिस पे वो इस इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव कर सके जो कि स्लो डाउन हो रही है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इनएफिशिएंसी का, ये कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ तभी दिखाई दिया जा सकता है। नहीं तो मॉनेटरी पॉलिसी इसी चीज़ पे काम करेगी कि कैसे भी करके इन्फ्लेशन टारगेटिंग करे, क्योंकि टारगेट इन्फ्लेशन दिया हो तो इन्फ्लेशन बेसिस पे वो सोचेंगे, तो वो सारा टारगेट करना अपने को मॉनेटरी पॉलिसी को ज़्यादा ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। ठीक है, साथ में अभी फ्यूचर इन्फ्लेशन को का जो फॉर्म प्रोजेक्शन है उसको आप रिफ्यूज़ कर रहे हो। मॉनेटरी पॉलिसी मना कर रही है कि आगे होने के स्कोप कम है, जबकि इकोनॉमिक कंडीशन को आप देखोगे तो वो अनसर्टेनिटी में चल रही है। तो कहने का मतलब है आप जो मीटिंग कर रहे हो उसमें मेंबर्स बैठ रहे हैं, आपको आइडिया है नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो मेंबर्स को बोलो कि आप इंडिविजुअल एस्टिमेट्स लेकर के आओ कि इन्फ्लेशन क्या होगी आने वाले टाइम पे। तो उसके बेसिस पे फिर आप इन चीज़ों पे एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करो। साथ में जो आपने मीटिंग करी है, मिनट्स ऑफ मीटिंग रहे हैं, उनको आप डिस्क्लोज क्यों नहीं करते हो, क्योंकि ये चीज़ तो ज़रूरी है, क्योंकि एक पब्लिक एंटिटी है तो मिनट्स ऑफ मीटिंग बताने चाहिए कि क्या डिस्कशन हुआ, किस बेसिस पे अभी कोई भी फाइनल कंक्लूजन लिया गया है। तो वो चीज़ें अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ग्रोथ इन्फ्लेशन कॉन्ड्रम तो चल ही रहा है, पर दूसरी तरफ अगर अपन देखें तो आरबीआई के जो अदर सेगमेंट्स है वहाँ पर भी आरबीआई कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपरेशन परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट के डेट को मैनेज करने के लिए आरबीआई ऑथराइज्ड है। गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स हैं, साथ में गवर्नमेंट अगर किसी को कुछ लैंड कर रही है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आरबीआई कहीं ना कहीं काम करती है स्मूथली इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। बट अभी रिसेंटली मार्केट में इन्फ्लेशन ऑलरेडी थी तो उसको कंट्रोल करने के लिए, और साथ में गवर्नमेंट की जो लॉन्ग टर्म जो डेट बॉन्ड्स थे उनकी यील्डिंग को कंट्रोल, देखो कभी भी किसी बॉन्ड की अगर यील्ड बढ़ रही है ना, तो उसका मतलब हो गया कि बॉन्ड्स काम के नहीं हैं, उनकी क्वालिटी डिक्रीज हो रही है। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को आरबीआई ने वापस खरीदना शुरू कर दिया और उन्हीं के इक्विवेलेंट शॉर्ट टर्म लोन्स को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ,
मार्केट में लिक्विडिटी वो की वो मेंटेन रही, बस फर्क इतना सा आ गया कि पहले लॉन्ग टर्म में मार्केट में पैसा अवेलेबल था, अब शॉर्ट टर्म में मार्केट में पैसा अवेलेबल है। इसको बोला जा रहा है ऑपरेशन ट्विस्ट, समझ गए, जिसमें लॉन्ग टर्म के गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीद लिया गया आरबीआई के द्वारा और शॉर्ट टर्म को बेच दिया गया इक्वल अमाउंट में। ठीक है, तो इससे जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनकी यील्डिंग को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश किया, मतलब उनकी क्वालिटी को खत्म या पुअर होने से बचाया गया है। पर आप यहां पे देखो, एक तरफ तो मार्केट में आप शॉर्ट टर्म के ऊपर फोकस कर रहे हो कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग आपकी क्या हो रही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, जबकि अपन ने ट्रेंड देखा कि शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, जबकि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन डाउन है। अब शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या डिसाइड किया कि पैसा अब ज़्यादा ना जाए, इसलिए रेपो रेट को और कम नहीं किया। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म में उनको लिक्विडिटी कंट्रोल करनी है। और दूसरा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ही आप सिक्योरिटीज क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, मतलब तो मार्केट में पैसा और ज़्यादा इन्फ्यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्शन आ रहा है कि नहीं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड है ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को एक्सपोज करता है। साथ में अगर आरबीआई को अपन करेंसी मार्केट में देखें, एक कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा शॉर्ट टर्म के अंदर, एक तरफ तो आप पैसा इन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन है उसको टारगेट कर रहे हो, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। दूसरी चीज़, आरबीआई का इंटरवेंशन करेंसी मार्केट में भी चलता है। करेंसी मार्केट में कैसे, ये टारगेट है कि रुपी जो है वो एप्रिशिएट ना हो। एप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है कि रुपी की वैल्यू अपन डॉलर से अगर कंपेयर करें तो रुपी की वैल्यू ज़्यादा ना बढ़े, ये टारगेट है। क्योंकि रुपी की वैल्यू अगर डॉलर से ज़्यादा बढ़ती है तो उस केस में क्या होता है, मार्केट में पैसे की कमी होती है, और उस वजह से मार्केट में पैसे की कमी से क्या हो जाएगा, पैसे की जब कमी, तो ऑलरेडी इकोनॉमी स्लो डाउन में चल रही है, तो वो और ज़्यादा क्राइसिस को ग्रेव बना देगा। तो जो करेंसी मार्केट में आरबीआई का जो रोल है, तो उसमें टारगेट अभी किया हुआ है कि रुपए को अप्रिशिएट होने से रोकना है। तो आप देखोगे कि अगर रुपए को अप्रिशिएट होने से अगर आप रोकते हो तो ये अपने आप में आरबीआई की जो मार्केट ऑपरेशंस हैं, जिसमें सीधा ओपन मार्केट में आरबीआई जो है बॉन्ड्स को सेल करती है या फिर बाई करती है, तो उन चीज़ों में भी कहीं ना कहीं आप जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर सकते हो मार्केट में, उस पर भी एक कंस्ट्रेंट आ जाता है। मतलब आरबीआई यहाँ पर भी फ्रीली काम नहीं कर पा रहा, टूल्स की यहाँ पर भी कमी आ रही है। साथ में दूसरी तरफ आप देखोगे, करेंसी की तरफ तो आपने देखा, दूसरी तरफ आप डेट मैनेजमेंट भी कर रहे हो, जिसमें करेंसी मैनेजमेंट अपने आप में एक अलग सीन निकल रहा है। तो आप प्रीवियस अपने देखा डेट मैनेजमेंट किया, जिसमें शॉर्ट टर्म के अंदर जो पैसे जो आप इन्फ्यूज़ कर रहे थे, उस चीज़ को आप इधर देख रहे हो कि पैसा मार्केट में जाना भी चाहिए, शॉर्ट टर्म में पैसा आपने इन्फ्यूज़ किया, और दूसरी तरफ आप करेंसी को मैनेज कर रहे हो और साथ में ये टारगेट कर रहे हो कि रुपए जो है वो अप्रिशिएट ना हो, पैसा फेंक भी रहे हो मार्केट में, और दूसरी तरफ आप पैसा रोकना भी चाह रहे हो, रुपए की वैल्यू है वो ज़्यादा भी नहीं बढ़ने देना चाह रहे हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सिटी आती है, और फिर बाद में अल्टीमेटली आप टारगेट करते हो स्टरलाइजेशन पे। स्टरलाइजेशन की बातें होना शुरू होती है, तो स्टरलाइजेशन और इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी इन द सिस्टम, इन दोनों के बीच में भी कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों? स्टरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि आप फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में अपनी खुद की करेंसी की वैल्यू को मैनिपुलेट करो। तो कहने का मतलब एक तरफ तो लिक्विडिटी इंक्रीज करने की बात हो रही है, और ठीक है, जिससे कि पैसा अप्रिशिएट ना हो, डेप्रिशिएशन में रहे, जिससे कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। दूसरी तरफ आप मॉनेटरी पॉलिसी में ये टारगेट कर रहे हो कि कैसे भी करके पैसा ज़्यादा ना जाए, रेपो रेट को रिड्यूस कर रहे हो। तीसरी तरफ आप स्टरलाइजेशन पे ध्यान दे रहे हो कि जिससे कि जो लिक्विडिटी ऊपर नीचे हो रही है तो उसको अपन कंपनसेट करें। तो आरबीआई करना क्या चाह रहा है, तीनों सेगमेंट में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आरबीआई को कहीं ना कहीं एक क्लियर स्ट्रेटजी डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर एक लीगल बाउंडिंग की हुई है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, उससे भी बियॉन्ड सोचने की ज़रूरत है। और कोविड-19 ने एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया है, एक जंक्चर है जहां पर इस करंट सिचुएशन को, जिसमें एक तरफ तो इन्फ्लेशन की बात हो रही है और दूसरी तरफ आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके पास में कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल पॉलिसी मेकिंग है, उसकी कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ में
एक तरफ जहाँ पे रुपी को अप्रिशिएट होने से रोकना है, तो दूसरी तरफ मैनेजमेंट को इस तरीके से ध्यान में रखना है कि कैसे भी करके ये पूरा जो एक्टिविटी हो रही है जिसमें मार्केट में लिक्विडिटी भी आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हो, इन्फ्लेशन रेट को आप कंट्रोल करना चाह रहे हो, उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का कारण बन रही हैं। वो सारी चीज़ें आरबीआई के लिए इसका कोई आसान आंसर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आरबीआई के डिलेमा को अपन ने समझने की कोशिश की। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो न्यू पॉलिसी ओल्ड माइंडसेट, ये दिशा नावानी ने लिखा है। ये खुद टीचर हैं बाय प्रोफेशन प्रीवियसली, और अभी तो मैनेजमेंट लेवल पे काम करते हैं। इन्होंने बोला है कि स्कूल टीचर्स के बारे में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें एक पैराडॉक्सियल सिचुएशन निकल के आ रही है, जिसमें अपन अब स्कूल टीचर्स के लिए प्रीवियसली भी देखें तो हमेशा एक चीज़ आई है, एक तरफ तो स्कूल टीचर्स को अप्रिशिएट या फिर यूँ कहते हैं कि ये ही फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं, और दूसरी तरफ आप उनके ऊपर मिसट्रस्ट करते हो, उनको क्रिटिसाइज़ करते हो, रिडिक्यूल करते हो उनको। तो कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए ये जो परसेप्शन बना हुआ है या फिर जो फ्रेमिंग हो गई टीचर्स की कि ये तो केवल बैठे बैठे खाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट की वजह से बना है। तो ये जो रेटोरिक है इसको कहीं ना कहीं क्लोजली सुपरवाइज करने की ज़रूरत है, मॉनिटर करने की ज़रूरत है, और टीचर्स को जो अकाउंटेबल बनाने के लिए जो नई चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हो, कि अकाउंटेबल बनाने के लिए आप नए कानून लेकर के आते हो, नॉर्म्स बना रहे हो, वो पहले तो क्या थे, एक एक्सेप्शन बेसिस पे हुआ करते थे कि टीचर अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो ये चीज़ होनी चाहिए, कोई साल में 1 या 2 बार। अब आप परमानेंट कानून बना रहे हो तो कहीं ना कहीं ध्यान देने की हमें ज़रूरत है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसमें जो टारगेट किया है कि टीचिंग की तरफ आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनको अट्रैक्ट किया जाए, वो भी टीचिंग प्रोफेशन की तरफ अट्रैक्ट हों, जिससे कि फ्यूचर में अच्छे से एक अपना एनवायरनमेंट, एजुकेशन एनवायरनमेंट बन सके, जिससे कि बच्चे जो पढ़ के निकले एजुकेशन सिस्टम से उनको जॉब अवेल हो सके अच्छे से। तो इन चीज़ों पे अगर ध्यान दें, और साथ में आप देखो इस एजुकेशन पॉलिसी में ये बताया है, कुछ मेजर्स ये बताए हैं कि स्कॉलरशिप, हाउसिंग और डिसेंट प्लेजेंट कंडीशन आप स्कूलिंग एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करो, जिससे कि लोग अपनी तरफ इससे प्रोफेशन की तरफ अट्रैक्ट हों। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आपको अट्रैक्ट करना है। पर अगर जो की अजम्पशन है, जो गुड स्टेप्स आप लेने वाले हो, उनको अगर एग्जामाइन करें तो हमें कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो टीचिंग प्रोफेशन की तरफ, क्योंकि आप क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हो, ये बात बिल्कुल सही है, इससे एग्री तो करेगा कोई भी। पर जो मेजर्स लिए गए हैं, जो फैसिलिटेट करने के जो इवेंट्स हैं, जो आगे गवर्नमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहीं ना कहीं फाइनल आउट करती दिखाई दे रही है, वहाँ पर ये जो आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स हैं वो इस तरफ अट्रैक्ट होते हुए कम दिखाई देते हैं, क्योंकि आपने जो भी एक्टिविटीज़ करने की बात की है वो मिनिमल कंडीशन प्रोवाइड करने की बात की है, जो कि अपने आप में कम से कम अट्रैक्शन देगी। आज गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की जो सैलरी है और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, वो ही अपने आप में एक अट्रैक्शन का स्कोप बनता है ज़्यादातर लोगों के लिए, कि एक तो सैलरी टाइम पे आ जाएगी और एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की हम रिटायरमेंट तक आराम से पढ़ाते रहेंगे। तो इस वजह से अट्रैक्शन का एक स्कोप बना रहता है टीचिंग में। जबकि नियो लिबरल रिजीम जब से आया, जब से प्राइवेटाइजेशन और कॉमर्शलाइजेशन हुआ है, या फिर साथ में गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं वहाँ पर आप जो गेस्ट फैकल्टी के नाम पे जिन टीचर्स को रखते हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि अब इनके लिए अट्रैक्शन का एक स्कोप कम होता जा रहा है। जो लोग ऑलरेडी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और सैलरी को देख करके इस तरफ अट्रैक्ट होते थे, कि तो केवल एक पैशन जो है कि हाँ मुझे पढ़ाने का शौक़ है, वो ही एक स्कोप नहीं बन सकता टीचर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। आपको और चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। साथ में दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ टीचर असेसमेंट। टीचर्स की असेसमेंट के लिए आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाया है, जिसमें एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा रही है। किसकी? टीचर्स की, जिसमें आप रिवॉर्ड और मोटिवेशन बेस्ड अप्रोच ले रहे हो, कि एक तरफ आप अच्छे टीचर्स को रिवॉर्ड करोगे तो दूसरी तरफ वो अपने आप दूसरे टीचर्स जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको मोटिवेट करेगा। तो उसके लिए आपने फेयर असेसमेंट का मेथड बनाया है, जिसमें पीयर रिव्यू, अटेंडेंस कितनी आ रही है, कमिटमेंट कितना है, और साथ में
जो टीचर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं वो कितने घंटे दे रहे हैं, और स्कूल कम्युनिटी में उनका खुद का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो कहने का मतलब आपने एक यार्ड स्टिक फिक्स कर ली है ये सारी की सारी कि हम कैसे भी सारे टीचर्स को असेस करें। तो ये अपने आप में एक बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन निकल के आ रही है जहाँ पे वन साइज फिट्स ऑल वाली सिचुएशन आप नहीं लगा सकते, कंडीशन नहीं लगा सकते हो। और साथ में आप ये भी तो ध्यान दो कि टीचर्स का तो आपने देख लिया, बच्चे कैसे हैं, बच्चे किस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। साथ में अगर अपन देखें यहाँ पर एग्जाम्पल दिए जाते हैं दो। पहला एग्जाम्पल तो ये है कि अगर अच्छे सोशली और कल्चरल बैकग्राउंड से बच्चे अगर आ रहे हैं तो कम से कम इनपुट्स पर भी बच्चे परफॉर्म कर पाते हैं। जबकि अगर इसी में उल्टा काम करें, आपने इनपुट्स तो बहुत अच्छे डाल दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बना दिया, पर जो बच्चे हैं वो सोशली कल्चरली इतने एडवांस्ड नहीं है, तो वो कहाँ से परफॉर्मेंस देंगे। तो इस चीज़ को देख करके आप कैसे टीचर को असेस कर पाओगे। तीसरा जो रीज़न यहाँ पे बता रहे हैं कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है जिससे कि अच्छे टीचर बनाए जा सकें। बढ़िया टीचिंग एजुकेशन ट्रेनिंग होगी तो टीचर्स अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो केवल एक ये इफ़ेक्टिव टीचिंग ही क्या एक मेथड होता है कि आप बढ़िया एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करो। इसके लिए आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे राइटर कि एक आउटस्टैंडिंग जो आप बोल रहे हो स्टूडेंट जो टीचर बनता है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाएगा अगर उसके सामने 200 से 300 स्टूडेंट्स एक साथ बैठेंगे। इसी तरीके से अगर आपने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर दी, बढ़िया तरीके से पेडागोजिकली आपने अच्छे से एडवांसमेंट ला दिया टीचर्स के एजुकेशन लेवल पे या जो टीचिंग वो देते हैं, पर आप देखते हो कि स्टूडेंट्स का असेसमेंट है वो कहीं ना कहीं एक टेक्स्ट बुक के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, तो वो टीचर जो होगा जिसके पास में बहुत ज़्यादा स्किल है वो भी उस एक टेक्स्ट बुक के आसपास में ही घूमता मंडराता हुआ दिखाई देगा। तो आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस बेसिस पे असेसमेंट हो रहा है। साथ में आजकल सीसीटीवी कैमरास रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से आप असेस कर रहे हो, एक्सेसिव मॉनिटरिंग हो रही है, और इस वजह से और साथ ये जो सारी चीज़ें हैं जहाँ पे टीचर के हाथ में इतना कुछ नहीं है, स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है, केवल उसके बेसिस पे आप टेस्टिंग कर रहे हो। दूसरा आप ये देख रहे हो सीसीटीवी कैमरास आपने लगा दिए जहाँ पे अगर टीचर सांस भी ले रहा है तो वो भी सोच समझ के लेना पड़ता है। तो कहने का मतलब ओवर ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ओवर मॉनिटरिंग हो रही है, तो उसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और साथ में आप कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को लेके आ रहे हो, वो भी अंडर पेड लेवल पे, कि जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हैं उनकी सैलरी से कम सैलरी पे आप अंडर पेड कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर जिनको अपन गेस्ट फैकल्टीज़ भी बोलते हैं वो लेके आ रहे हो, तो टीचर्स का मॉरल तो लो हो अपने आप ही रिड्यूस होगा, कम हो जाएगा कि वो कैसे परफॉर्म करें कि उनके कॉम्पिटिटर जो हैं वो सस्ते में आ रहे हैं या फिर एक तरीके से कम पैसे में आ रहे हैं। वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से फिनलैंड बहुत शानदार माना गया है, और उसमें जो फिनलैंड में जो फाइनेस्ट एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं टीचर्स का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, जिसमें मीडियोकर एकेडमिक सिस्टम से उन्होंने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स की तरफ अपना एक डायरेक्शन फिक्स किया है जिसमें रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या काम किए हैं, अच्छी सैलरीज दी है, रेगुलर इंक्रीमेंट इंश्योर्ड हैं, साथ में रिगरस एंट्रेंस एग्ज़ाम होती हैं जिसके बेसिस पे जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो टीचिंग प्रोफेशन की तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते हैं। साथ में प्रोफेशनली वैल्यूड डिग्री के बेसिस पे टीचिंग प्रोफेशन अवेल कराए जा रहे हैं, ऑटोनॉमी दी जा रही है कैरिकुलम डेवलपमेंट में भी और स्टूडेंट्स के असेसमेंट में भी। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ इंडिया में भी इंश्योर करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वहाँ पर जो आप देखोगे एक रिमार्केबल फीचर क्या निकल के आता है वो ये कि टीचर जो है वो चिल्ड्रंस की एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, साथ में ये अपने आप एक हाईली डिमांडिंग जॉब भी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस सारे प्रोफेशन को क्वांटिटेटिव मेजर्स के बेसिस पे ही देख सको, आपको क्वालिटी भी तो देखनी चाहिए, कितना आउटकम हुआ। 100 बच्चों में से 70 जने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब अच्छा थोड़े ना हुआ। आप ये भी तो देखो कि उन 70 में से कितनी क्वालिटी आ रही है और किस किस स्केल के ऊपर उन बच्चों का एडवांसमेंट हुआ है। आपको क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, मतलब क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, सॉरी। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप उसका
टीचर से क्यों भुगतान ले रहे हो, दिस इज़ द बिग क्वेश्चन। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है राइटर का कि हमें एक 360 डिग्री चेंज लाने की ज़रूरत है हमारे माइंडसेट में, जिससे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसको एक्चुअल में जो एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है वो हम दे सकें, और जो टीचर्स के खिलाफ या टीचर्स के लिए जो एटीट्यूड है उसको अपन बदल सकें सोसाइटी में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्टिकल भी अपना ख़त्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है सियोल एंड द इंडो पैसिफिक। ये आर्टिकल लिखा है सुरजन आर चिनॉय। आज का थोड़ा सा डिस्कशन लेंदी हो रहा है, पर ये चारों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए स्किप करने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैंने पिक कर लिया। ठीक है, चलिए कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन ये है साउथ कोरिया के सामने कि अभी एक तरफ तो है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक और दूसरी तरफ है चाइना के साथ में उसका इकोनॉमिक टाइज। तो जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की मुहिम है वो तो शुरू कर रखी है यूएसए ने, और दूसरी तरफ है चाइना यूएसए की कॉन्फ्लिक्ट राइवलरी चल रही है। तो उसकी वजह से जो साउथ कोरिया है वो भी डिलेमा में। आज डिलेमा का दूसरा आर्टिकल आ रहा है, ये पहला आरबीआई का ऑलरेडी आ चुका है। चलो अब देखते हैं अपन थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं। देखो, चाइना और जापान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अपने को पता है चाइना और जापान की राइवलरी बहुत पुरानी है, अभी की नहीं है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो जो एक लैंड सी बैटल हुआ था 1895 में, जिसमें कोरियन पेनिनसुला पे डोमिनेट कौन करेगा ये फाइनल होना था। तो इस लड़ाई में हुआ क्या, चाइना का खुद का एक फॉर्मोसा करके जो ताइवान आज है वो चाइना को खोना पड़ा था, जापान को देना पड़ा था अंडर द ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी हुई जिसमें जापान से हार गया था चाइना, तो ये टेरिटरी भी छूट गई। ऐसे ही फिर 1950 में चाइना ने अपने आप को असर्ट किया कोरियन वॉर में, जिसमें एक तरफ थी यूएस लेड फोर्सेस, जिसमें यूएन और यूएस लेड फोर्सेस थी। फिर अल्टीमेटली जिसमें मैकर्थिज्म अल्टीमेटली फाइनलाइज हुआ, जिसमें क्या हुआ, कोरियन पेनिनसुला का डिवीज़न हुआ, और जो वो डिवीज़न है आज भी इस रीजन को परेशान करता है, एक तरफ नॉर्थ कोरिया और एक तरफ साउथ कोरिया। तो ये जो कंजेशन है, ये जो प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू बनती आ रही है। आज अगर चाइना के एग्रेशन को देखें, चाहे साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी, देखो ईस्ट चाइना सी में तो सेंकाकू आइलैंड पे एग्रेशन दिखाता है, जापान और चाइना के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है, और स्पार्टले आइलैंड्स उनके ऊपर दिखा रहा है साउथ चाइना सी में, और इंडिया के रीजन में भी लद्दाख वाले रीजन में जो एग्रेशन दिखाया चाइना ने, तो इन पे चाइना की नज़र है, और साथ में सियोल की साउथ कोरिया की नज़र है। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि जब यूएस लेड जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस और जापान, ये 4 कंट्रीज़ हैं, और साथ में फ्री एंड ओपन पैसिफिक रीजन की बात की जा रही है, तो वो चाइना के लिए टेंशन वाली बात है। तो एक तरफ तो चाइना का एग्रेशन और दूसरी तरफ ये लिबरल ऑर्गेनाइजेशंस का इमर्ज होके आना, इन पे एम्फेसिस ज़्यादा बढ़ना, तो ये दोनों चीज़ें हैं डिलेमा क्रिएट कर रही हैं साउथ कोरिया के लिए। वो कैसे कर रही हैं अपन देखते हैं। देखो, क्वाड में 4 कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में इस पेंडेमिक के टाइम पर रेगुलर कंसल्टेशन हो रहे हैं, और साथ में साउथ कोरिया को भी कहीं ना कहीं इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये 5 आइज़ बन के आ रही है, तो चाइना के लिए कहीं ना कहीं थ्रेट बन रहा है कि कैसे ना कैसे करके ये सारे मिल करके डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ चाइना को कंटेन करने के लिए अपना एक अलायंस बना रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं रियलिटी भी है। सियोल का पार्टिसिपेशन जो है क्वाड प्लस फॉर्मेट में, ये अपने आप में एक की मेंबर की तरह पार्टिसिपेशन भी देखा गया है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक और एक इकोनॉमिक ऑर्डर को शो करें तो लिबरल फॉर्म में दिखाई देते हैं ये 5 कंट्रीज। साथ में सियोल और चाइना की अगर बात की जाए इधर, तो इधर जो है इन दोनों के बीच में जो अलायंस है, वो यूएसए का जो ऑर्डर निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में जा रहा है, क्योंकि यूएसए चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यूएसए के साथ में साउथ कोरिया के अगर टाइज बढ़ते हैं, तो उस केस में चाइना को कहीं ना कहीं सस्पेक्शन होगा, डाउट होगा कि हाँ जी ये भी मुझे कंटेन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और सियोल की जो अप्रोच है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, तो उनमें अप्रोच में कहीं ना कहीं चाइनीज़ सेंसिटिविटीज़ पे भी ध्यान रखना पड़ रहा है। क्योंकि चाइना साउथ कोरिया का
बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। तो यहां पर ये एक डिलेमा आ जाता है। ठीक है, होता क्या है कि 2017 में थर्ड क्राइसिस आता है। थर्ड पे क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स में, कि थर्ड क्या है। ये डिफेंस सिस्टम है जो यूएसए ने साउथ कोरिया के साथ मिलकर के जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया वाली जो बॉर्डर है वहाँ पे इंस्टॉल की हुई है। तो उससे कहीं ना कहीं बीजिंग को भी टेंशन रहती है कि आने वाले टाइम पे अगर बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच में कोई टेंशन आती है तो कहीं ना कहीं ये थर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को एक तरीके से एक एडवर्सली लेते हुए चाइना ने साउथ कोरिया के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री और इन पे एक तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी थी। तो इस वजह से साउथ कोरिया को बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा था। 2017 की बात है ये। तो इस टेंशन को ईज करने के लिए साउथ कोरिया ने 3 नोज के ऊपर काम करना शुरू किया। पहला कि हम नया कुछ इंस्टॉलेशन या डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे थर्ड वाले सिस्टम में। दूसरा, यूएस के साथ में जो रीजनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें हम ज़्यादा इंटीग्रेशन या ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे। तीसरा, यूएस और जापान के साथ में जो ट्राइलैटरल अलायंस है उसमें भी हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ऐसे करके फिर चाइना के साथ में थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन होना शुरू हुआ इसका साउथ कोरिया के रिलेशंस में, क्योंकि ट्रेड पार्टनर अच्छे से हो गया और दूसरा इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा जाता है साउथ कोरिया से चाइना में, तो वहाँ से रेमिटेंस भी मिलता है, इनकम भी होती है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए थे साउथ कोरिया ने। अभी जून 2016 से साउथ कोरिया, जापान और यूएसए की नेवीज सारेक्स करके एक एनुअल एक्टिविटी होती है, नेवल एक्टिविटी, उसमें परफॉर्म करते हैं। साथ में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की मीटिंग भी होती है जुलाई 2014 से रेगुलर बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं सियोल का ये जो पूरा टेंडेंसी चल रही थी इन एक्टिविटीज़ में देखें, या फिर चाइना के साथ में जो टेंशन हुई उसकी वजह से 2017 में थर्ड की वजह से, उन सारी चीज़ों को ड्रॉ आउट करते हुए जो सियोल की आइडिया थी वो कहीं ना कहीं किस तरफ जाना शुरू हो गई, यूएस और जापान की तरफ टिल्टेड होना शुरू हो गई। तो ये एक बाइंडिंग ग्लू का काम करने लग गया नॉर्थ कोरिया का भी, जो ये मिसाइल टेस्टिंग हुई ये सारी। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली ये रीजन चाइना के लिए एक तरीके से एक चैलेंज की तरह इमर्ज होकर आने लग गया। तो ये जो ट्रेडिशनल राइवलरी थी जापान और साउथ कोरिया के बीच में, इसका भी इम्पैक्ट आगे फिर देखा गया। देखो अभी तक तो क्या था, पूरा अपन ने बात की, उसमें चाइना के ऊपर चाइना कहीं ना कहीं अपने आप को मार्जिनलाइज्ड फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर बात की जाए इनसे, जापान और यूएसए से अगर टाइज की बात की जाए साउथ कोरिया की, पर जापान और साउथ कोरिया की भी ट्रेडिशनल राइवलरी रही हुई है। और ये ट्रेडिशनल राइवलरी की वजह से कहीं ना कहीं यूएस, जापान और साउथ कोरिया के बीच में एक ट्राइलेटरल अलायंस इमर्ज हो रहा था नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में, वो कहीं ना कहीं बहुत फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चैलेंज बताए जा रहे हैं इधर ओपन, कहते हैं ना कि इंडो पैसिफिक रीजन को ओपन और सब एक्सप्लोर कर सके, सब एक्सेस कर सके, उसके लिए काम करें। तो उसमें तो सियोल की एक अनरीजनेबल डिमांड रखी गई कि जो टोक्यो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे ट्रेडिशनल राइवलरी में से अपने आप को रिपरेशन करे, मतलब विड्रॉ करे, इन चीज़ों को ढूंढे, मतलब रुके। तो इस चीज़ में ये जो ट्रेडिशनल राइवलरी थी इसका इम्पैक्ट फिर आना शुरू हो गया। जापान से कुछ क्रिटिकल मटेरियल एक्सपोर्ट होता है साउथ कोरिया की सैमसंग और एसके हाइनिक्स कंपनीज को, जिससे कि वो सेमीकंडक्टर बेस्ड डायनेमिक रैंडम एक्सेस सिस्टम बनाते हैं, जिसको ड्राम्स बोलते हैं, ये बनाते हैं। ठीक है, तो जापान से सामान आया साउथ कोरिया में सैमसंग और एसके हाइनिक्स के पास में, और उन्होंने बना लिया ड्राम्स। और ड्राम्स जो है फिर ये साउथ कोरिया से एक्सपोर्ट हो जाता है चाइना में। चाइना की जैसे हुवेई जैसी कंपनीज हैं उनके पास में जाता है। और हुवेई किस पे काम कर रही है, 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर साउथ कोरिया फिर से फंस गया कि टोक्यो ने रिटेलिएट कर दिया ये जो क्रिटिकल मटेरियल था उसके एक्सपोर्ट को रोक करके। तो अल्टीमेटली चाइना और साउथ कोरिया के रिलेशन में भी कहीं ना कहीं स्ट्रेन आना शुरू हो गया, टेंशन आनी शुरू हो गई। तो इससे क्या हो गया, जापान और साउथ कोरिया के बीच में एक एग्रीमेंट था, बायलैटरल ट्रीटी थी, जिसको अपन बोलते हैं जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, GSOMIA। ये कहीं ना कहीं कैंसिल हुआ। तो
और ज़्यादा थ्रस्ट देखने को मिला इनके बीच में टेंशन। पर आशा की किरण तब निकल के आती है, होप, रे ऑफ होप तब निकल के आती है जब D10 क्लब, डेमोक्रेसीज, 10 डेमोक्रेसीज का क्लब, कब? जब प्रीवियस G7 मेंबर्स की मीटिंग हुई जिसमें 3 डेमोक्रेसीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को भी इनवाइट किया गया, तो वहाँ पर साउथ कोरिया और जापान के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इशू, थोड़ा बहुत जो टेंशन्स थी वो रिड्यूस होती हुई दिखाई दी। और जो चाइना का वर्ल्ड में 5G सिस्टम को लेकर के एक प्रेशर बना हुआ है कि हुवेई के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ पर एक कलेक्टिव ऑप्शन, कलेक्टिव एक स्कोप निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएसए के साथ में चाइना, साउथ कोरिया का डिफेंसिव टाइज और चाइना के साथ में इकोनॉमिक टाइज, ये बहुत मुश्किल का कारण बनता जा रहा है साउथ कोरिया के साथ में। अभी 2019 जून में मून जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जाइन, उन्होंने और जो प्रेसिडेंट ट्रंप यूएसए के हैं उनके बीच में मीटिंग हुई थी। तो साउथ कोरिया ने अपना खुद का एक टारगेटेड वे में न्यू सदर्न पॉलिसी और जो इंडो पैसिफिक रीजन में उनका खुद का जो हार्मोनियस कॉपरेशन की बात की थी, उसको टारगेट रखते हुए मून ने स्टेटमेंट दिया था कि वी विल फोकस ऑन प्रिंसिपल ऑफ ओपननेस, इंक्लूसिवनेस और ट्रांसपेरेंसी। इन चीज़ों पे ध्यान देंगे इंडो पैसिफिक वाले रीजन में। ये जो चीज़ है ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी की सारी चाइना के बिल्कुल अगेंस्ट चली गई। पर दूसरी तरफ आप देखो कि साउथ कोरिया जो है वो कहीं ना कहीं चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए ज़्यादा ऑफेंडेड फील नहीं करता, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है कि साउथ कोरिया की खुद की जो एक पॉलिसी है, न्यू नॉर्दर्न पॉलिसी, जिसमें यूरेशिया इनिशिएटिव है, इसमें क्या करेगा, जो नॉर्थ ईस्टर्न एशियन रीजन है वहाँ पर इसका काम है, टारगेट है किसका? साउथ कोरिया का। ठीक है, तो इस तरीके से एक न्यू इकोनॉमिक मैप के ऊपर काम करने की बात की है मून ने, जो कि कोरियन पेनिनसुला के बाहर तक जाएगा, रशिया वाले रीजन में, जो फार ईस्ट रशिया है वहाँ पर जाने की। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी रीजनल इकोनॉमिक इश्यूज़ को देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखें, जिसमें कि रशिया की न्यू ईस्टर्न पॉलिसी देखो, मंगोलिया की प्रेयरी रोड इनिशिएटिव देखो, तो ये कहीं ना कहीं इंटरलॉक्ड दिखाई देती हैं चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, इंक्लूडिंग न्यू नॉर्दर्न पॉलिसी एंड यूरेशियन इनिशिएटिव ऑफ साउथ कोरिया। तो कहने का मतलब इकोनॉमिकली तो कन्वर्जेंस आ रही है किससे? चाइना से। और जबकि उधर अपन देख रहे हैं कि जो भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं या फिर अपन देखें चाइनीज़ एग्रेशन को, तब जाके मिलिट्रीली या डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो चाइना, साउथ कोरिया की किससे अलायंस बनने के स्कोप बन रहे हैं? अमेरिका से। तो ये जो साउथ कोरिया है इसकी मेंबरशिप ऑलरेडी चल भी रही है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में, तो वहाँ पर चाइना के स्टेक बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब साउथ कोरिया के इकोनॉमिक स्टेक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं चाइना के साथ में। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो साउथ कोरिया को जो कुछ भी फैसिलिटी अवेल होती है तो उसको कहीं ना कहीं कट करने से रोका है कि हम साउथ कोरिया के साथ में लगातार बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर साउथ कोरिया के साथ में कट करते हैं तो साउथ कोरिया चाइना की तरफ जाएगा, चाइना की तरफ जाएगा तो प्रेसिडेंट यूएस के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। तो यूएस और साउथ कोरिया की अलायंस है, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में अपने आप में इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट है ये। ठीक है, तो फॉल्ट लाइन कहाँ निकल के आती है फिर भी, जब एक अभी रिसेंट जो एक कोरियन पेनिनसुला में सियोल ने डिमांड किया था कि बाई नेशनल वॉर टाइम कमांड अपन स्टैब्लिश करें, जिसमें कोस्ट शेयरिंग होगी और जनरलशिप भी होगी, वो कोरियन जनरलशिप होगी। कहने का मतलब यूएस और साउथ कोरिया के बीच में अच्छे टाइज चल रहे थे, पर उसी बीच में क्या होता है, यूएस और साउथ कोरिया के बीच में हल्का सा एक फॉल्ट आ जाता है। वो कैसे? कि साउथ कोरिया और यूएसए के बीच में एक बाई नेशनल वॉर टाइम कमांड की बात होती है, जिसमें कोस्ट शेयरिंग की बात की कि इक्वल दोनों डिवाइड करेंगे और साथ में कोरिया का ही जनरल इसको लीड करेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक तो इकोनॉमिक स्ट्रेस आ गई साउथ कोरिया पे, जो अभी तक डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यूएसए पे रिलाई कर रहा था। दूसरा आप देखो तो कोरियन जनरल मतलब साउथ कोरिया का ही जनरल हेड करे उस वॉर टाइम कमांड को, तो कहीं ना कहीं आसपास में नॉर्थ कोरिया भी कहीं ना कहीं ऑफेंडेड फील करेगा, चाइना भी ऑफेंडेड फील करेगा। तो इस वजह से
साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया से भी बात करने की कोशिश की और चाइना के साथ में भी अपने डिफरेंसेस को कहीं ना कहीं डाइवर्ज करने की कोशिश की। तो कहने का मतलब यूएसए की कुछ एक्टिविटीज़ ने भी साउथ कोरिया को चाइना की तरफ और नॉर्थ कोरिया की तरफ धक्का दिया है। तो इस वजह से ये जो पुश मिला है ये कहीं ना कहीं कंसिडरेबल है। तो साउथ कोरिया का अगर इंडो पैसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट एक स्टेक रखता है, क्योंकि आप इंडियन ओशियन में रीजन में देखोगे तो इंडियन ओशियन से एनर्जी सप्लाई मैक्सिमम कंट्रीज़ की इंडियन ओशियन से होती ही है। अगर अपन ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें एशिया में पर्टिकुलरली, क्यों? क्योंकि मिडल ईस्ट से ही वहाँ से एनर्जी सप्लाई होती है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या कुछ भी हो, तो एनर्जी लेन्स इधर से पास होती है। तो क्वाड और आसियान कंट्रीज़ के साथ में अच्छे रिलेशन रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि इंडिया ने जो अभी रिसेंटली K9 वज्रा, जो कि कई सेल्फ प्रोपल्ड होवित्जर है, एक कैनन है ये, ठीक है, टैंक है, एंटी मिसाइल टैंक है, फाइट में काम आता है, तो वो साउथ कोरिया के K9 थंडर से ही बना हुआ है। तो इंडिया तो ऑलरेडी डिफेंस टाइज में है साउथ कोरिया के साथ में, तो इन डिफेंस प्रोजेक्ट्स को साथ में लेते हुए इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम के साथ में भी सियोल और ज़्यादा अपने टाइज को क्लोज कर सकता है, क्योंकि डिफेंस प्रोजेक्ट्स पे इन तीनों कंट्रीज़ में साउथ कोरिया ऑलरेडी काम कर रहा है। तो कहने का मतलब डिफेंस और जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको अगर ध्यान दिया जाए तो चाइना और नॉर्थ कोरिया के अलावा साउथ कोरिया को और ज़्यादा स्कोप दिखाई दे रहा है। साथ में जो ये मिडिल पावर का स्कोप लेकर के अभी तक साउथ कोरिया चल रहा था, जिसमें एक ये MIKTA, ये एक ग्रुप है। इस ग्रुपिंग में मैक्सिको, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, टर्की और ऑस्ट्रेलिया, इनकी ये एक पार्टनरशिप है। इसमें भी एक और ज़्यादा इम्पल्स मतलब अपने आप में ये भी एक बूस्ट करता है, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज़ जो अभी चाइना की वजह से ऑफेंडेड हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उनसे भी साउथ कोरिया की टाइज और ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो कहने का मतलब स्कोप बता रहे हैं यहाँ पर राइटर कि चाइना और नॉर्थ कोरिया के अलावा भी बहुत सारे स्कोप हैं अगर आप यूएसए को भी छोड़ना चाहो तो, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे चाइना की एग्रेशन की वजह से आसियान जो है वो भी परेशान है, इंडिया भी परेशान है, ऑस्ट्रेलिया भी परेशान है, मतलब वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज़ कहीं ना कहीं चाइना को लेकर के थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं, चाहे वियतनाम ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आसियान अपने आप में एक ट्रेड ब्लॉक है, तो दूसरी तरफ आपको जो साउथ कोरिया है उसको एक फ्री एंड ओपन रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक ओशियन वाला जो रीजन है वो भी इंश्योर करने में आसियान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया हो गया, क्वाड हो गया, MIKTA हो गया, और ये ध्यान रखना MIKTA ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है MIKTA में इंडिया मेंबर है कि नहीं, ये कौन से रीजन से एसोसिएटेड है, कौन कौन से कंट्रीज़ के मेंबर हैं, न्यूज़ में आ गया तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो चुका है ये, ठीक है। तो इनके साथ में कहीं ना कहीं यहाँ पर राइटर एक तरीके से अलाइन कर रहे हैं इंटरेस्ट को। तो कहने का मतलब है अभी जो हेजिटेशन साउथ कोरिया शो कर रहा है कि एक तरफ तो मिलिट्री अलायंस हो रही है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक आर्किटेक्चर को इशू लेके हो रहा है, तो अब ज़रूरत ये है कि अभी साउथ कोरिया को जो यूएस और चाइना के बीच में खींचतान हो रही है, टग ऑफ वार हो रहा है, तो इसमें अपनी एक क्लियर स्ट्रेटजी के साथ में उतरना चाहिए। क्योंकि देखो, चाइना अगर वर्ल्ड में ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें तो टेलीकॉम और डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 3 सेगमेंट में अपने आप को एक ग्लोबल पावर के रूप में असर्ट कर पाया है। तो वहाँ पर साउथ कोरिया जो है वो भी तो अपने आप को असर्ट कर सकता है। तो साउथ कोरिया और जापान जैसे कंट्रीज़ अगर मिलकर के काम करते हैं तो चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर साउथ कोरिया को अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ओपन और रूल बेस्ड अगर ओशन लेन्स की बात करें तो वो चीज़ इंश्योर करनी है जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली बिना किसी अथॉरिटेटिव इम्पोजिशन के अपने खुद के डिसीजन बेस काम करना चाहे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं साउथ कोरिया को अपनी जो अभी तक हेजिटेशन वाली या अभी तक जो इल अफोर्ड प्रैक्टिस जो रही है एक्टिविटीज़ की, जिसमें कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा चाइना की तरफ जाना है या किधर, तो यहाँ पर एक डायरेक्शन शो करने की कोशिश की है राइटर ने कि अभी लाइन खींचने की ज़रूरत है साउथ कोरिया को जल्दी से जल्दी। तो इस तरीके से आज का अपना 1 घंटा और 4 मिनट का डिस्कशन ख़त्म होता है। थैंक यू।